आज का जो लेक्चर है ये टाइम और डेट की कैलकुलेशन से रिलेटेड है कि पृथ्वी पर समय और डेट यानी तिथि की गणना किस तरीके से की जाती है और इसमें देशांतर रेखाओं का क्या योगदान होता है। आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसी स्थान की स्थिति को सुगमता पूर्वक बताने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं इसके अतिरिक्त समय की गणना और तिथि की गणना में भी योगदान देती हैं। यानी अगर हमें पृथ्वी पर समय और तिथि के बारे में जानना है तो देशांतर रेखाओं को जानना रहता है। तो अब अगले हम इसमें इन्हीं दोनों बातों पर अपना ध्यान फोकस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम कि दो तरह के दिन यानी दिवस हम पहले डिस्कस करते हैं, एक सोलर डे और एक साइडरियल डे। सोलर डे यानी सौर दिवस जो सूर्य के सापेक्ष है, और नक्षत्र दिवस यानी साइडरियल डे ये किसी तारे के सापेक्ष पृथ्वी का घूर्णन है। तो सबसे पहले बात कि पृथ्वी पर एक दिन सामान्यतः सौर दिवस को कहते हैं, यानी कि पृथ्वी अपना एक घूर्णन अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में सूर्य के सापेक्ष जितना समय लेती है वह समय सौर दिवस कहलाता है। यानी पृथ्वी के किसी एक बिंदु से हम देखें तो सूर्य दोबारा उसी बिंदु पर जितने समय बाद दिखाई देता है उतने समय को हम एक दिन कहते हैं, सौर दिवस कहते हैं, और ये हमने 24 घंटे मान लिया है। तो सौर दिवस 24 घंटे के बराबर होता है। ये इधर के फिगर में रेड मतलब जो फिगर है राइट हैंड की तरफ, इसमें ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, पृथ्वी के घूर्णन की गणना हम सूर्य के अतिरिक्त भी करते हैं, क्योंकि दूसरे तारे हैं वो भी पृथ्वी से दिखाई देते हैं। उनके सापेक्ष जब हम घूर्णन की गणना करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से कोई तारा पृथ्वी के किसी बिंदु से दोबारा उसी बिंदु पर जितने समय बाद दिखाई देता है उतने समय को हम एक नक्षत्र दिवस कहते हैं। और ये सौर दिवस की तुलना में थोड़ा छोटा है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है और ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड के बराबर होती है। इसी दिन को फिर हम बांटते हैं घंटे में, मिनट में, सेकंड में। और ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर जितनी भी हम कैलकुलेशंस करते हैं वो सौर दिवस के आधार पर करते हैं, नक्षत्र दिवस के आधार पर नहीं करते। नक्षत्र दिवस का प्रयोग अंतरिक्षीय गणनाओं में किया जाता है। तो अब इस सौर दिवस के आधार पर ही हम आगे चर्चा करते हैं कि टाइम की कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड टाइम की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले एक शब्द हम समझते हैं, लोकल टाइम। ये पृथ्वी पर जैसे अभी हमने देखा कि पूरी एक घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लगता है सूर्य के सापेक्ष, यानी कि 360 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। तो निश्चित है कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में उसे 4 मिनट का समय लगेगा। अगर कैलकुलेट करें हम इसे तो 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे, तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी के धरातल पर कोई भी दो बिंदु एक दूसरे से 1 डिग्री देशांतर की दूरी पर होंगे तो उन दोनों बिंदुओं के बीच में 4 मिनट के समय का अंतर होगा। और समय की गणना हम सूर्य के सापेक्ष करते हैं, ध्यान रखना है, समय सापेक्ष है सूर्य के। तो 1 डिग्री देशांतर का दूरी में अंतर समय में 4 मिनट का अंतर पैदा करता है, या इसे दूसरे शब्दों में कहें कि 5 डिग्री देशांतर का अंतर समय में 1 घंटे का अंतर पैदा करेगा। यानी कि दो बिंदुओं के बीच में अगर 15 डिग्री का अंतर है तो समय में 1 घंटे का अंतर होगा। अब वो समय आगे होगा पीछे होगा, ये जानने के लिए हमें पृथ्वी के घूर्णन की दिशा देखनी पड़ेगी कि पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूरब की तरफ होता है, यानी सूर्य पूरब में निकलता है और धीरे धीरे पश्चिम की तरफ आगे बढ़ता है। तो निश्चित है कि समय पूरब में आगे चलेगा क्योंकि सूर्य के हिसाब से समय की गणना कर रहे हैं हम। तो कहने का मतलब हुआ कि जो स्थान पूरब की दिशा में होंगे उन स्थानों पर सूर्य पहले दिखाई देगा
तो वहाँ पे समय पहले आगे होगा, और जैसे जैसे स्थान पश्चिम की तरफ बढ़ते जाएंगे हम, सूर्य जो है बाद में दिखने लगेगा और समय उधर पीछे चलेगा। तो एक ये फैक्ट हमें याद रखना रहता है कि दो स्थान एक दूसरे के साथ अगर हम तुलना करें तो जो स्थान पूरब में होगा वहां सूर्य पहले लेके निकलेगा और वहां पर समय पहले होगा, और जो स्थान पश्चिम में होगा वहां समय बाद में निकलेगा। तो अब ये दोनों बातों को मिला दें कि 1 डिग्री देशांतर में समय का कितना अंतर होता है और समय पूरब में आगे और पश्चिम में पीछे होता है। तो इनको अगर इस फिगर्स के साथ हम मिला करके देखें, राइट हैंड की तरफ जो फिगर है, तो जैसे मैंने इसमें बना रखा है कि 0 डिग्री देशांतर बीच में बना रखी है और इस पर ऊपर 12 बजे लिख रखा है। तो मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर पर समय 12 बजे का है। अब 0 से राइट हैंड की तरफ देखेंगे तो ईस्ट है, ये पूर्वी गोलार्ध है, देशांतर रेखाएं हैं ये, ईस्ट और वेस्ट लिखा हुआ है, जिन रेखाओं के साथ ईस्ट और वेस्ट लिखा रहता है वे देशांतर रेखाएं होती हैं। तो 0 डिग्री के ईस्ट की तरफ यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, पूर्वी गोलार्ध में, दो देशांतर मैंने दिखा रखी, 15 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री ईस्ट। और इधर पश्चिम की तरफ भी 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट और 45 डिग्री वेस्ट दिखा रखे मैंने। अब इनमें देखें हम कि 0 डिग्री से अगर 15 डिग्री ईस्ट की तरफ हम चलेंगे तो 15 डिग्री ईस्ट चलने पर 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। अब वो 1 घंटा आगे होगा या पीछे होगा, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि ये स्थान 0 डिग्री के मुकाबले पूरब में है कि पश्चिम में। तो इसमें ये दिख रहा है, एरो लगा करके मैंने दिखा रखा है कि 0 डिग्री के मुकाबले 15 डिग्री ईस्ट स्थान ईस्ट की तरफ है, पूरब की तरफ है, इसलिए इसका समय 1 घंटा कम होगा, बढ़ जाएगा, सॉरी, क्योंकि ईस्ट में टाइम बढ़ जाता है। तो 0 डिग्री पर अगर 12 बजे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट पर 1 घंटा जोड़ दें हम इसमें तो 1 बजे का, तो टाइम कैलकुलेट करके 1 बजे आ जाएगा। तो ये 15 डिग्री ईस्ट का लोकल टाइम आ रहा है। अब देखो 15 डिग्री ईस्ट पर लोकल टाइम 1 बजे है, 0 डिग्री ईस्ट पर लोकल टाइम 12 बजे है। अब इसी तरह से फिर हम कैलकुलेट करें 30 डिग्री वेस्ट पर टाइम, तो 0 से 30 तक 15 से 2 बार यानी 2 घंटे का अंतर आ गया। और पश्चिम में समय पीछे चलता है तो पश्चिम में समय को घटा देंगे हम, तो 12 में से 2 घंटे घटा देंगे, 10 बजेंगे। तो 30 डिग्री वेस्ट पर टाइम 10 बजे का होगा, ये यहाँ का लोकल टाइम है। तो इस तरह से हम किसी भी बिंदु पर लोकल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, सबसे पहले ये देखेंगे कि दोनों स्थानों के बीच में कितने डिग्री देशांतर का डिफरेंस है। यानी फर्स्ट पॉइंट हो गया कि डिग्री डिफरेंस ज्ञात करना, दोनों स्थानों के बीच में डिग्री डिफरेंस ज्ञात करो। तो जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे थे कि 0 डिग्री और 15 डिग्री ईस्ट के बीच में, तो 0 और 15 के बीच में डिग्री डिफरेंस हो गया 15 डिग्री, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, टाइम डिफरेंस ज्ञात करना, यानी कि टाइम डिफरेंस बराबर होता है डिग्री डिफरेंस इंटू 4 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री पे 4 मिनट, तो जितना डिग्री डिफरेंस होगा उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें। तो 0 और 15 के बीच में डिग्री डिफरेंस आ रहा था 15 डिग्री। अब टाइम डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो 15 गुणा 4 बराबर आ जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट को हम घंटे में बदल लें, 1 घंटा। अब थर्ड स्टेप, तीसरे स्टेप में हमें ये देखना है कि पूछा गया स्थान दिए गए स्थान से पूरब में है तो टाइम डिफरेंस को जोड़ देंगे, पश्चिम में है तो टाइम डिफरेंस को घटा देंगे। तो 0 के मुकाबले 15 डिग्री ईस्ट पूरब में है, इसलिए इसके टाइम डिफरेंस को हम 0 वाले टाइम में प्लस कर देंगे, तो 12 में हम 1 घंटा जोड़ेंगे तो 1 बज जाएगा। तो इस तरह से हम किन्हीं भी दो स्थानों के बीच में अगर एक स्थान का टाइम दे रखा है तो दूसरे स्थान के लोकल टाइम की कैलकुलेशन कर सकते हैं 3 स्टेप के माध्यम से। एक बार मैं तीनों स्टेप पहले बता दूं, दोबारा से बता दूं। पहला स्टेप है डिग्री डिफरेंस ज्ञात करना दोनों स्थानों के बीच का। दूसरा स्टेप है टाइम डिफरेंस ज्ञात करना। टाइम डिफरेंस के लिए डिग्री डिफरेंस इंटू 4 कर देते हैं, इतने मिनट का टाइम डिफरेंस आ जाता है। तीसरा है कि पूछा गया स्थान दिए गए स्थान से यदि पूरब में है तो टाइम डिफरेंस को जोड़ देते हैं, और यदि पूछा गया स्थान पश्चिम में है तो टाइम डिफरेंस को घटा देते हैं। तो इस तरह से आप इस एग्जाम्पल से किसी भी दो स्थानों के बीच में लोकल टाइम
पता कर सकते हैं। अगर एक स्थान का आपको पता है तो दूसरे का पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोकल टाइम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, हर स्थान पर लोकल टाइम अलग आ रहा है। पूरी दुनिया में इस तरह से हमने 15-15 डिग्री के टाइम जोन बना रखे हैं। कुल 24 टाइम जोन है 15-15 डिग्री के, यानी एक एक घंटे के। पूर्वी गोलार्ध में 12 टाइम जोन और पश्चिमी गोलार्ध में 12 टाइम जोन। इन टाइम जोन को अभी आगे एक फिगर में दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन यहाँ पे जो बात मुझे करनी है वो ये है कि इस तरह से अगर सब जगह पे टाइम अलग अलग होगा तो उससे बजाय सुविधा के हमें असुविधा होने लगेगी, क्योंकि घड़ियां हमारी हर जगह पे अलग अलग समय बताएंगी जब भी हम मूव करेंगे। यानी अगर हम 0 डिग्री पर हैं तब कोई टाइम होगा, 15 डिग्री पे पहुंचेंगे ईस्ट पे तो कोई टाइम होगा, 30 डिग्री ईस्ट पे पहुंचेंगे तो कोई टाइम होगा, और ऐसे हम दिन भर में कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं तो समय अलग अलग होगा। तो वो अलग अलग समय हम कहाँ तक कैलकुलेट करते रहेंगे, और कर भी लेंगे तो कितनी असुविधा होगी हमें। इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम ज्ञात किया जाता है। तो घड़ियां हमारी लोकल टाइम नहीं बताती हैं, वो स्टैंडर्ड टाइम बताती हैं। तो अब जानते हैं हम स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। सबसे पहले माध्य सौर समय यानी ग्रीनविच मीन टाइम। पूरे विश्व के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको हम जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, या मीन सोलर डे बोलते हैं, माध्य सौर समय बोलते हैं। और इसको 0 डिग्री देशांतर से ज्ञात किया जाता है। इस डायग्राम में ये रेड कलर की जो देशांतर है दिख रही है आपको, ये 0 डिग्री देशांतर है। इस 0 डिग्री देशांतर के ठीक ऊपर सूर्य जब चमकता है तब पूरी दुनिया में दिन के 12 बजे माने जाते हैं। ये कंसेंसस है कि पूरी दुनिया में 12 कब बजेंगे, तो ये माना जाता है कि 0 डिग्री देशांतर के ऊपर जब सूर्य ठीक लंबवत चमकेगा तो पूरी दुनिया में 12 बजेंगे। और इसी समय को हम ग्रीनविच मीन टाइम या मीन सोलर डे, माध्य सौर समय कहते हैं। ये पूरी दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय समय है। यानी जब भी इंटरनेशनल टाइम की बात होगी तो इंटरनेशनल टाइम इसी के आधार पर बोला जाएगा। जैसे हम फ्लाइट वगैरह होती हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, तो उनमें जैसे उनका अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम जो बोला जाता है तो उसमें इंटरनेशनल टाइम बोला जाता है। बाकी फिर हम उसको अलग अलग देशों के हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक तो पूरी दुनिया का मानक समय, दूसरा अलग अलग देशों का अपना अलग अलग मानक समय तय किया जाता है। अलग अलग देश अलग अलग देशांतर को, जो देशांतर उनके देश के बीचों बीच होकर के गुजरती है, उसको वो मानक समय के तौर पे, मानक देशांतर के तौर पे मान लेते हैं, और वहां से फिर वो अपनी स्टैंडर्ड कैलकुलेशन टाइम की करते हैं। तो अलग अलग देशों का मानक समय अलग अलग, पूरी दुनिया का मानक समय अलग अलग, और इनको आपस में अदला बदली करके हमें सुविधा हो जाती है। तो हम फिर लोकल टाइम की असुविधा से हम बच जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम भारत के लिए मानक समय की बात करेंगे। तो ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय 0 डिग्री देशांतर से ज्ञात करते हैं, और भारत के लिए मानक समय हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ज्ञात करते हैं। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसलिए सेलेक्ट की गई है क्योंकि ये भारत के लगभग बीचों बीच होकर के गुजरती है, और ये इलाहाबाद यानी कि जो प्रयागराज है, प्रयागराज के पास नैनी या मिर्जापुर से होकर के गुजरती है, मैप पर अगर इसको देखेंगे तो। और इसके समय में और अंतर्राष्ट्रीय समय में 5.5 घंटे का अंतर है। डायग्राम से मैंने जैसे बना रखा कि अगर 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हैं तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट मैंने बना रखी है राइट हैंड की तरफ, इस पर शाम के 5:30 बजेंगे। इसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले लोकल टाइम कैलकुलेट करना बताया था उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, इसे कैलकुलेट करना सिखाता हूँ मैं आपको। कि सबसे पहला स्टेप, मैंने 3 स्टेप बताए थे। सबसे पहला स्टेप, दोनों स्थानों के बीच डिग्री डिफरेंस ज्ञात कीजिए। तो 0 डिग्री पर टाइम दे रखा है, हमें 82.5 डिग्री पर टाइम ज्ञात करना है। तो 0 डिग्री और 82.5 डिग्री के बीच में डिग्री डिफरेंस कितना हो गया? 82.5। पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा, टाइम डिफरेंस के लिए डिग्री डिफरेंस इंटू 4,
इसमें हम 82.5 में 4 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री डिफरेंस पर 4 मिनट का अंतर आता है। तो 82.5 डिग्री पर 82.5 गुणा 4 का यानी 330 मिनट हो जाएंगे। 330 मिनट को अगर हम घंटे और मिनट में चेंज करें तो 5 घंटे 30 मिनट हो जाएंगे। ठीक, अब तीसरा स्टेप के पूछा गया स्थान दिए गए स्थान से पूरब में है तो टाइम डिफरेंस जोड़ देंगे, पश्चिम में है तो टाइम डिफरेंस घटा देंगे। तो ये 82.5 डिग्री, देखिए एरो बना रखा मैंने, जीरो के मुकाबले 82.5 की तरफ अगर हम चलेंगे तो किधर की तरफ चल रहे हैं, ईस्ट की तरफ चल रहे हैं। तो ईस्ट की तरफ चलने के लिए हमने इसको 5 घंटे 30 मिनट के समय को 12:30 में जोड़ दिया। तो 12:30 में 5 घंटे 30 मिनट जोड़ेंगे तो शाम के 5:30 बज जाएंगे। तो 0 डिग्री और 82.5 डिग्री के बीच में 5.5 घंटे का अंतर आ गया। यानी कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय मानक समय पता है तो हम भारत का मानक समय पता कर सकते हैं, भारत का मानक समय पता है तो हम अंतर्राष्ट्रीय मानक समय पता कर सकते हैं। तो ऐसे बोलेंगे हम कि भारत का मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। इसी तरह से अलग अलग देशों के मानक समय अलग अलग ज्ञात किए जाते हैं। तो अब मैं इसका अर्थ बता दूं आपको मानक समय का, कि हमारे देश में चाहे कोई गुजरात में रहता है, दिल्ली में रहता है, मुंबई में रहता है, कोलकाता में रहता है, अरुणाचल प्रदेश में रहता है, त्रिपुरा में रहता है, सब जगह पर जो घड़ियां हैं, घड़ी हैं, वो सब इसी एक टाइम को बताती हैं जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारत का मानक समय कहते हैं। और ये मानक समय कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, ये असल में 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर का लोकल टाइम। तो पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर लोकल टाइम तो अलग अलग होगा, लेकिन घड़ियां हमारी लोकल टाइम नहीं बताती हैं, वो तो स्टैंडर्ड टाइम बताती हैं। तो लोकल टाइम हमें कैलकुलेट करने होते हैं, स्टैंडर्ड टाइम हमारी घड़ी से पता लग जाता है। तो हम किसी भी स्थान का स्टैंडर्ड टाइम अगर हमें पता है, जैसे मान लीजिए हम मुंबई में हैं, मुंबई की घड़ी में टाइम हमें पता है और हम जानना चाहें कि इस समय पर मुंबई में लोकल टाइम क्या हो रहा होगा, तो मुंबई का हमें देशांतर पता होना चाहिए। और बस फिर ये 3 स्टेप जो मैंने बताए हैं कि पहले डिग्री डिफरेंस ज्ञात करो, फिर टाइम डिफरेंस ज्ञात करो और फिर टाइम डिफरेंस को जोड़ो या घटाओ। इस तरह से हम इसको पूरा मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं लोकल टाइम को। तो फिर एक बार मैं रिमाइंड करा दूं आपको कि घड़ियां स्टैंडर्ड टाइम बताती हैं, लेकिन लोकल टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं कहीं का भी। ठीक, अब इसके बाद एक और हम टर्म लेते हैं यहाँ पे यूटीसी, यानी कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ये असल में परमाणु घड़ी द्वारा बताया गया समय है। जो अभी हमने पढ़ा, यानी कि सोलर डे या फिर ग्रीनविच मीन टाइम, इसमें जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो असल में पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष गतियों पर निर्भर है। पृथ्वी की गति सूर्य के सापेक्ष धीमी होती जा रही है, यानी वो उसका घूर्णन भी कम होता जा रहा है, परिक्रमण भी कम होता जा रहा है। तो इस तरह से जो समय है उसमें अंतर आ रहा है। पृथ्वी पर कैलकुलेशन के लिए तो इससे हमारे ऊपर ज्यादा असर पड़ते नहीं है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया कि जो अंतरिक्ष की घटनाएं होती हैं और अंतरिक्ष में हमारी जो खोज होती है और अंतरिक्ष में हम जो अपना अभियान दल भेजते हैं या सैटेलाइट भेजते हैं, वहां पर इन चीजों का फर्क पड़ता है। तो इस तरह से हम इस जो पृथ्वी की घूर्णन गति है स्लो डाउन होती जा रही है, उससे समय में जो अंतर आता है, परिवर्तन आता है, उससे बचने के लिए हमने परमाणु घड़ी का प्रयोग करना शुरू किया है। 1952 के बाद हमने सीजियम परमाणु घड़ी तैयार की। सीजियम एक एलिमेंट होता है और इसकी सहायता से परमाणु घड़ी तैयार की। इसके कंपन के आधार पर, इस परमाणु के कंपन के आधार पर उसको हम सीजियम परमाणु घड़ी कहते हैं। और उसी से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समय यानी इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम ज्ञात किया जाता है। और उसी इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम को जो सीजियम परमाणु घड़ी से तय होता है उसको हम यूटीसी बोलते हैं, यानी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम या यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, यूटीसी करके बोलते हैं। तो अब ये विश्व का मानक समय है। हालांकि ये जीएमटी के लगभग बराबर होता है, 1 सेकंड के बराबर अंतर हो सकता है दोनों में, जीएमटी में और इसमें, लेकिन हम अंतरिक्षीय गणनाओं के लिए यूटीसी का ही प्रयोग करते हैं। और अब कई जगहों पर आपको लिखा हुआ भी दिखता होगा यूटीसी। तो अंतर्राष्ट्रीय समय यूटीसी हुआ। और जैसे कि
अब हम टाइम जोन की बात करें और भारत के टाइम की बात करें, तो आप कहीं जैसे अपने कंप्यूटर सिस्टम वगैरह में जब डेट एंड टाइम सेट करते हो, तो वहाँ पर जैसे आता है यूटीसी प्लस 5.5 घंटे, यानी भारत का समय यूटीसी टाइम से 5.5 घंटे आगे है। कहीं का टाइम आएगा यूटीसी प्लस 5 घंटे, यानी उसका समय यूटीसी से 5 घंटे आगे है। कहीं के लिए आएगा यूटीसी माइनस 5 घंटे, यानी उसका समय यूटीसी से 5 घंटे पीछे है। तो यूटीसी को हम यहाँ पर जीएमटी कह सकते हैं। तो इस तरह से बस अंतर इतना है कि जीएमटी पृथ्वी के घूर्णन गति के आधार पर तय किया गया समय है, यूटीसी सीजियम परमाणु घड़ी से तय किया गया समय है। दोनों में बहुत अंतर नहीं है, लगभग 1 सेकंड का अंतर आता है, लेकिन फिर भी अब हम वैज्ञानिक गणनाओं में यूटीसी का प्रयोग करते हैं, जीएमटी का प्रयोग नहीं करते। अब ये समय की गणना के साथ साथ अब हमें डेट पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही किन्हीं दो स्थानों के बीच में समय में 24 घंटे का अंतर आएगा तो डेट परिवर्तित हो जाती है, तिथि परिवर्तित हो जाती है। तो उसका समाधान हमने किया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के द्वारा, डेट चेंज का। तो इसमें जैसे मैंने अभी शुरू में थोड़ा सा आपको बताया था कि पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है पूरे देशांतरों के आधार पर, यानी 15 डिग्री देशांतर को एक टाइम जोन बोलते हैं, वो 1 घंटे के बराबर होता है। तो जैसे डायग्राम में आप नीचे की तरफ देखेंगे कि सब बीच में रेड कलर की जो लाइन दिख रही है 0 डिग्री देशांतर है, ग्रीनविच रेखा है, इसको हमने 0 मान लिया है। इसके राइट हैंड की तरफ देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नीचे की तरफ लिखे हुए हैं, ये 12 टाइम जोन है 15-15 डिग्री देशांतर के। ऊपर देशांतर लिखे हुए हैं, देखेंगे आप कि एक ब्लॉक 15 डिग्री देशांतर का है और उसमें नीचे टाइम जोन में अंतर 1 घंटे का आ रहा है, तो 1 घंटा। इस तरह से फिर लेफ्ट हैंड की तरफ आप देखोगे पश्चिमी गोलार्ध में इसके 0 डिग्री के, तो -1 -2 -3 ये दिख रहा है आपको। तो इस तरह से हमने 12 टाइम जोन पूर्वी गोलार्ध में और 12 टाइम जोन पश्चिमी गोलार्ध में बांट रखे हैं। पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांट रखा है। अब जब हम 0 डिग्री से पूरब या पश्चिम की तरफ चलते हैं, तो ऐसे बोलते हैं कि 0 डिग्री से पूरब की तरफ चलने पर एक एक घंटा हमारा टाइम प्लस होता चलता है, और पश्चिम की तरफ चलते हैं तो एक एक घंटा माइनस होता चलता है, और पीछे घूम करके 180 डिग्री देशांतर आ जाती है। तो इसी के सहारे हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बना रखी, इंटरनेशनल डेट लाइन बना रखी। और इस इंटरनेशनल डेट लाइन के एक तरफ एक डेट मान ली है हमने और दूसरी तरफ दूसरी डेट मान ली है, तो 24 घंटे का समय में अंतर आ जाता है। ध्यान रखना है कि ये सूर्य के हिसाब से है, सूर्य एक ही डायरेक्शन में घूमता है, तो 180 डिग्री से दोबारा 180 डिग्री पर सूर्य को पहुंचने में 24 घंटे का समय लगेगा, यानी एक दिन का समय लगेगा। तो उस एक दिन को हमने एक डेट मान लिया। तो जब हम इस इंटरनेशनल डेट लाइन को एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करते हैं, तो कैलेंडर पर हम डेट घटा या बढ़ा लेते हैं, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ क्रॉस करेंगे तो कैलेंडर में एक डेट घट जाएगी, और पूरब से पश्चिम की तरफ इसे क्रॉस करेंगे तो कैलेंडर में एक डेट बढ़ जाएगी। यानी कि पश्चिम की तरफ अगर सैटरडे है तो इस लाइन के पूरब की तरफ संडे होगा। तो इस तरह से इंटरनेशनल डेट लाइन कैलेंडर चेंज करने के लिए होती है। यानी ऐसे कह सकते हो कि दुनिया में दिन की शुरुआत इंटरनेशनल डेट लाइन से होती है। और ये इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ मौजूद है? 180 डिग्री के साथ साथ है, बस इसे 5 स्थानों पर मोड़ दिया गया है। 180 डिग्री की बजाय इसको 5 स्थानों पर थोड़ा 180 से हटा दिया गया है, बाकी अधिकांश जगहों पर ये 180 डिग्री के ऊपर ही है। तो आप नक्शे में देखेंगे कि लाल रंग की राइट हैंड की तरफ 180 डिग्री देशांतर जो टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, ये है। इसे 5 जगहों पर मोड़ा गया है। एक तो ये बेरिंग सागर है सबसे ऊपर की तरफ, पीला भाग रूस का है, यहाँ पे बेरिंग सागर में इसको मोड़ा गया है। फिर नीचे आप देखोगे इसको मोड़ा गया, ये पूरा प्रशांत महासागर है नीचे तक। तो क्यों मोड़ा गया है इसको? क्योंकि अगर ये किसी लैंड मास से होकर के गुजरेगी, किसी स्थल से होकर के गुजरेगी, तो उस स्थल पर एक तरफ एक तिथि और दूसरी तरफ दूसरी तिथि, यानी 2 डेट हो जाएंगी जो उस स्थल के लिए असुविधाजनक होंगी। जबकि ये सारी चीजें हमने सुविधा के लिए बनाई हैं, तो इसलिए इसको किसी एक देश की भूमि से होकर के गुजरने से रोकने के लिए इसे मोड़ दिया गया है, जिससे कि उस डेट में एक ही डेट रहे। यानी इसको ऐसे समझ लो कि कोई एक देश अगर इसके रास्ते में आता है तो इसको उस देश की सीमा से होकर के गुजारते हैं, जिससे उस देश में, पूरे देश में एक ही तिथि बनी रहे, उस देश में 2 तिथि ना हो। क्योंकि अगर ये उस देश के बीचों बीच होकर गुजरेगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहें, अगर ये भारत से होकर के गुजर जाए तो भारत से 2 डेट बन जाएंगी भारत में, एक तरफ एक डेट और दूसरी तरफ 2 डेट, दूसरी डेट। इससे भारत के लोगों को असुविधा होगी, तो उस असुविधा से बचाने के लिए इसको मोड़ा गया है। यानी कि ये पानी से होकर के ही गुजरती है,
या फिर दो देशों के बीच की सीमा से होकर के गुजरती है। तो इस तरह से ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। और इस डेट लाइन के सबसे नज़दीक आप देखोगे बड़ा देश जापान है, इसलिए जापान को हम लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं, यानी कि दिन की शुरुआत यहाँ से हो रही है इंटरनेशनल डेट लाइन से, और उसके नज़दीक जापान देश है, तो जापान को उगते सूरज का देश इसी वजह से बोला जाता है। तो इस तरह से ये मैंने आपको टाइम और डेट के बारे में इस वीडियो में पूरे में बताया। इसके बाद अगले वीडियो में अब हम जो देखेंगे वो समझेंगे कि पृथ्वी की गतियाँ क्या